नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारी पिछली कुछ कक्षाओं में हम बात कर रहे हैं काव्य शास्त्रीय तत्वों की, जिसमें हमने सबसे पहले काव्य रीति की बात की और काव्य रीति क्या होती है, काव्य रीति के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, उन पर हमने चर्चा की। और हमारी पिछली 2 कक्षाओं में हम बात कर रहे थे काव्य गुणों की। तो काव्य गुण का काव्य रीति के साथ क्या संबंध है, इस पर हमने बातचीत की और साथ ही हमने ये बात की कि रीति का काव्य गुण का क्या तात्पर्य होता है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, विद्वानों ने इस संबंध में क्या क्या मत रखे हैं, काव्य गुण का महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आप जानते हैं कि काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आज हम हमारी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं माधुर्य गुण की। यह हमारी कक्षा माधुर्य गुण पर ही आधारित है और हमने बोर्ड पर जो मेरे पीछे स्थित है उस पर लिख दिया है माधुर्य गुण। तो सबसे पहले जान लेते हैं माधुर्य गुण का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। तो माधुर्य गुण शब्द हमसे कुछ नया नहीं है, पहले भी बहुत पढ़ते आए हैं। और माधुर्य जो शब्द है वह मधुर से बना हुआ है। मधुर का मतलब होता है मृदु या मीठा। तो जो मधुर लगने वाला गुण है, किसी भी रचना से यदि मधुरता का गुण प्रकट होता है तो उसे ही माधुर्य गुण कहा जाता है। अगर हम किसी रचना को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या उसका मंचन देख रहे हैं, अभिनय देख रहे हैं और हमारे हृदय में मधुरता का समावेश हो जाता है तो उसी रचना में ये मान लिया जाता है कि उस रचना में माधुर्य गुण समाहित है। और यदि हमारे हृदय में मधुरता का गुण नहीं उत्पन्न होता है, कहीं ओजस्वी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उत्साह उत्पन्न हो जाता है और क्रोध का भाव जागृत हो जाता है, तो फिर आप समझिए कि वहाँ माधुर्य गुण नहीं है, वहाँ फिर कुछ और गुण है जिसके बारे में हम बातचीत आगे करेंगे। तो आप ये समझिए कि माधुर्य गुण वहाँ होता है किसी भी रचना में जहाँ पर हृदय में, जिसे सुनने के बाद, काव्य को सुनने के बाद यदि हृदय में मधुरता का गुण उत्पन्न हो जाता है या हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाता है या हृदय जो अंतरतम है, हमारा अंतस्थल है, जो हृदय है, जो उसमें वह द्रवित हो जाता है और द्रवीभूत कर देने वाला आनंद या आह्लाद हमारे हृदय में जब उत्पन्न हो जाता है तो उसे ही काव्य में माधुर्य गुण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने साहित्य दर्पण में इस संबंध में चर्चा की है, तो उनकी एक परिभाषा को मैं सामने रखते हुए फिर इस पर चर्चा करूंगा। तो पहले हम उनकी एक परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके अर्थ पर बात करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है आचार्य विश्वनाथ ने? आचार्य विश्वनाथ, ग्रंथ का नाम अब तो याद हो ही गया होगा, काफ़ी सारी चर्चा हमने कई बार इनका नाम लिया है। इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। उसमें इन्होंने कहा है चिद्रवी भावमयो आह्लादो माधुर्य मुच्यते। चिद्रवी भावमयो आह्लादो माधुर्य मुच्यते। यहाँ पर आप देखें इस परिभाषा में 2-3 शब्द ऐसे हैं जो इस पूरी परिभाषा का अर्थ हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। एक तो है चित्त। चित्त का मतलब मन या हृदय। दूसरा शब्द है द्रवी भाव और तीसरा शब्द है आह्लाद। चौथा शब्द है माधुर्य। इसकी तो बात हो ही रही है। यहाँ महत्वपूर्ण 3 शब्द हैं कि रचना में निहित वह गुण, किसी भी रचना में वह निहित वह गुण जिसके कारण चित्त को द्रवीभूत कर देने वाला, चित्त को द्रवित कर देने वाला आह्लाद उत्पन्न होता है। ऐसा आनंद हृदय में आए, ऐसा आनंद की अनुभूति हो कि चित्त जो है हमारा, मन जो है हमारा, हृदय जो है वह द्रवीभूत हो जाए, वह द्रवित हो जाए, आनंद में द्रवित हो जाए। हृदय का आनंद में द्रवित हो जाने को ही माधुर्य गुण
कहा जाता है। तो लिख लीजिए आप, मैं इसे स्पष्ट करते हुए लिख देता हूं। आप भी अपने जो नोटबुक है उसमें लिखते जाइए, काम आएगा आपको। परीक्षा में यही पूछा जाता है। परीक्षा में जो 2, 3 नंबर, 4 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। अर्थात रचना में निहित वह गुण जिससे या जिसके प्रभाव से हृदय को द्रवित करने वाले आह्लाद का मतलब होता है आनंद, आह्लाद या आनंद की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, देखिए दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में जब, सरल शब्दों में, जब हृदय आनंद से द्रवित हो जाए तो वहां माधुर्य गुण होता है। ये आप लिख लीजिए, परीक्षा में बहुत काम आएगा आपको। ये परिभाषा बहुत काम आएगी क्योंकि ये परिभाषा सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलती है इस तरह से। तो जब आप इस तरह की कोई परिभाषा लिख देते हैं और उसके नीचे आप उसको समझाते हुए उसकी व्याख्या कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इस विद्यार्थी को इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप ये परिभाषा जरूर याद कर लीजिए और इसके संबंध में जो इसकी व्याख्या है छोटी सी, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिए। तो माधुर्य गुण का मतलब उस गुण से है जिसके कारण रचना में एक ऐसे प्रभाव की सृष्टि हो जाती है, ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि उस रचना को सुन करके किसी भी सुनने वाले का जो हृदय है वह द्रवित हो जाता है और आनंद की सृष्टि उसके हृदय में हो जाती है। तो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अब देखिए माधुर्य गुण, चूंकि हमने पहले भी बात की है, जो हम रीति जब बात कर रहे थे तो हमने बात की थी वैदर्भी रीति की, और वैदर्भी रीति माधुर्य गुण से संबंधित होती है। तो माधुर्य गुण की रचना में वैदर्भी रीति की सारी विशेषताएं शामिल हो जाएंगी। यानी कि माधुर्य गुण की रचना में कैचेपे वर्ग के वर्ण होंगे, कोमलकांत पदावली होगी, समासों का प्रयोग नहीं होगा, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होगा, कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होगा, मधुर शब्दों का प्रयोग होगा, सुकुमार शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये जो वैदर्भी रीति की विशेषताएं हैं वो माधुर्य गुण की विशेषताएं भी हैं। और जब हमने वैदर्भी रीति को पढ़ा था तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि वैदर्भी रीति में श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत, भक्ति आदि जो रस हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो माधुर्य गुण का संबंध भी उन्हीं रसों से माना जाता है, क्योंकि रीति और गुण का अन्योनाश्रित संबंध है, एक दूसरे से गहरा संबंध है। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे शरीर और प्राण का जो संबंध है वही संबंध रीति और काव्य गुण का है। रीति यानी आकार, कविता का जो आकार है, कविता में किस तरह के शब्द प्रयोग होंगे, कविता में समास प्रयोग होंगे कि नहीं होंगे, कैसे वर्गों के वर्ण प्रयोग होंगे, कठोर शब्द प्रयोग होंगे कि कोमल शब्द प्रयोग होंगे, ये रीति की विशेषता है। और रीति के प्रभाव से ही उसके जो अंदर जो गुण समाया हुआ है वो पुष्ट होता है। तो जो गुण है वो अंदर है, दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है। इसीलिए यहाँ पर अनुभव की बात की गई है कि हृदय द्रवित हो जाए तो वहां माधुर्य गुण होता है। लेकिन माधुर्य गुण के लिए ये अनिवार्य है कि उसमें रीति वैदर्भी ही प्रयोग हो। यदि वैदर्भी रीति जैसे शब्द नहीं होंगे तो हृदय आनंद से द्रवित कैसे होगा। मान लीजिए आपने कठोर शब्दों का तो प्रयोग कर दिया, यानी कि रीति तो गोड़ी है आपकी, आपने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया, संयुक्ताक्षर भी हैं और समास भी बड़े बड़े हैं, और आप चाहते हैं कि उससे श्रृंगार की अभिव्यक्ति हो जाए, माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति हो जाए, तो संभव नहीं है, फिर उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों का गहरा संबंध है, इस बात को आप समझ लें। और
एक पंक्ति में और लिख देता हूं कि माधुर्य गुण का संबंध, माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से होता है। आप कहेंगे कि इनके अलावा आदि लगा दिया आपने, आदि का मतलब क्या? आदि का मतलब है श्रृंगार के फिर कुछ भेद भी हो सकते हैं, जैसे संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, या भक्ति रस या वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस की, या जैसे हम बात करें सूरदास जी की रचना, सूरदास जी के जितने भी पद हैं यदि वो श्रृंगार या वात्सल्य रस से संबंधित हैं तो वे सारी रचनाएं माधुर्य गुण में अपने आप ही समाहित हो जाएंगी। जैसे हम बात करें, अगर बिहारी की बात करें तो बिहारी के 600 दोहे, जो 713 सतसई जो उनकी रचना है उसमें 713 दोहे हैं, उनमें से 600 दोहे श्रृंगार के हैं, फिर कुछ भक्ति के भी हैं, तो वो सारे ही दोहे जो हैं वो माधुर्य गुण में शामिल हो जाएंगे। यदि हम बात करें घनानंद की, तो घनानंद की कविता में प्रेम की, पीर के कविताएं हैं, संयोग और वियोग की रचनाएं हैं, उनके जो कवित्व और सवैया हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। रीतिकाल का तो ज़्यादातर जो साहित्य है, चाहे वो मतिराम का है, चिंतामणि का है, उसके अलावा बिहारी का है, घनानंद का है, पद्माकर का है, देव का है, वो सारे के सारी जो रचनाएं हैं वो माधुर्य गुण की रचनाएं हो जाती हैं। भूषण की कविता नहीं होगी। भूषण की कविता क्योंकि ओजस्वी भावों की कविता है तो वहाँ पर फिर ओज गुण का समावेश हो जाता है, फिर गौड़ी रीति की बात वहाँ होती है। तो कवि ने कैसी रचना लिखी है इस पर निर्भर करता है कि वह किस गुण से संबंधित होगी। तो यहाँ ये बात की एक दो उदाहरण मैं लिख देता हूँ आपके लिए, और फिर आपसे इतनी आशा करता हूँ मैं कि आप एक दो उदाहरण अपनी तरफ से खोज करके, अपनी पुस्तकों से, अपनी किताबों से, अपने गाइडों से, जो भी आप जिसका भी सहारा लेते हैं परीक्षाओं में पास होने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें, लेकिन फिर भी हमारी बात मानता कौन है, तो आप वही पढ़ेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं, जितने आपको नंबर चाहिए। मान लीजिए आपको नंबर चाहिए 70 से 75 और 80 और 90 नंबर चाहिए, तो फिर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, हमसे पूछ करके प्रामाणिक पुस्तकें खरीदेंगे और या पुस्तकालय से जारी करवाएंगे। और अगर आपको वही 30, 35, 45 और इसी तरीके से पास होना है तो फिर आप वही 7 दिवसीय योजना अपना लें, और जैसा आप करते हैं तो मेरा जो मत है वो तो ये है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद भी बहुत सारी जो पुस्तकें हैं प्रामाणिक ही आप लें अपने पास से। चलिए एक उदाहरण हम लिख देते हैं। एक उदाहरण है, देखिए, पगली हा संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती, देख बिखरती है मणिराजी, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा ले बेसुध चंचल। एक ही पंक्ति है, आ नहीं रहा है वहां पर, तो इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं बेसुध चंचल। यहां पर रात्रि से कहा गया है, कवि जो है वो रात्रि को संबोधित करता है और कहता है कि पगली हा संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, रात का आंचल कैसे छूट गया है कि उसमें से जो मणिराजी है, मणि है, ऐसा एक स्त्री का दृश्य बनाया गया, एक बिंब बनाया गया है एक स्त्री का, कि जैसे उसने कोई आंचल उसने थाम रखा हो और उसमें बहुत सारे मोती भरे हुए हों और उसने ऐसे आंचल को फैला दिया तो पूरे जगत में मणिये बिखर गए, मोती बिखर गए। तो ऐसा ही वातावरण आकाश का बनाया गया है कि आकाश को, रात्रि को ऐसा एक स्त्री की तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि रात जो होती है उसके आंचल में कितने तारे भरे हुए होते हैं, और जैसे ही वो आकाश पर छा जाती है तो उसके आंचल में से छूट करके तारे चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो इस तरह का एक सुंदर दृश्य बनाने का प्रयास यहाँ पर छायावादी कवि के द्वारा किया गया है कि पगली
और कैसा संबंध स्थापित किया जा रहा है, कितना गहरा संबंध। पगली हम ज्यादातर उसे कहते हैं जिससे हमारा कोई पारिवारिक संबंध होता है या मित्रता का जो संबंध होता है। यहाँ पर बहुत सुंदर हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाता है जब हम देखते हैं कि कवि रात से बात कर रहा है और रात्रि से बात करते हुए वह उसके साथ इतना मधुर संबंध स्थापित करता है और उस दृश्य को जीवंत करने का प्रयास अपने शब्दों के माध्यम से करता है। तो वो कहता है कि पगली, रात को कहता है कि पगली संभाल ले, तू संभालती क्यों नहीं, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल कैसे छूट पड़ा है। देख बिखरती है मणिराजी कि तेरी मणियां जो हैं वो तेरे आंचल से देख कैसी बिखरती चली जा रही हैं। अरे उठा ले बेसुध चंचल, अरे तू बेसुध होकर के, अरे चंचला तू ऐसा क्यों व्यवहार करती है, तू इनको समेट क्यों नहीं लेती है। तो यहाँ पर एक वातावरण का, एक प्रकृति का एक सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। इस रचना को पढ़ करके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है और शब्द भी यदि हम देखें तो बड़े कोमल और मधुर, कोमलकांत पदावली है, सुकुमार शब्द हैं, मधुरता से भरे हुए शब्द हैं और माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति होती है, श्रृंगार रस यहाँ पर है। तो इसी प्रकार की जो रचनाएं होती हैं वो माधुर्य गुण से संबंधित होती हैं। और इसके अलावा भी श्रृंगार रस की कुछ रचनाएं आप अपने पास से लिख सकते हैं। सूरदास की कुछ रचनाएं, बिहारी की कुछ रचनाएं जिनमें श्रृंगार की बात की गई हो, प्रेम की बात की गई हो या हास्य की बात की गई हो या भक्ति की बात की गई हो। तो भक्ति में भी जैसे मीरा का जो साहित्य है वह भी इसी कोटि में आता है। या करुण रस कोई हो, जैसे कोई भी ऐसा दोहा तुलसीदास जी का जिसमें विलाप हो रहा है तो उसको जब सुनता है आदमी तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, बह जाता है हृदय, तो उसी को ही माधुर्य गुण कहा गया है। मैं समझता हूँ कि आज की कक्षा आपके लिए बड़ी उपयोगी रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।